नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के विषय प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के अति लघुत्तरीय प्रश्न कराएंगे। और ये अति लघुत्तरीय प्रश्न हम इसलिए आपको कराते हैं, या फिर हम कह सकते हैं बहुविकल्पी और अति लघुत्तरीय प्रश्न हम इसलिए आपको करा रहे हैं कि आपको आइडिया हो जाएगा कि जो पुराने पेपर हुए हैं उसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं और आपको एक साथ रिवीजन करने में आसानी होगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप यहाँ से जो छात्र हमसे जुड़े हैं, जो हमारे वीडियो से नोट्स बनाए हैं या जिन्होंने हमसे पेड नोट्स लिए हैं, तो उन्हें हम बता दें कि आप यहाँ से प्रश्न देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। और जो भाषा हमने अपने नोट्स में सरल भाषा का यूज किया है उसे आप लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप मॉडल की भाषा लिखें, क्योंकि इसमें थोड़ी हार्ड भाषा होती है। तो ये हमारे समझाने का मतलब है। और जब आप प्रश्न देखेंगे तो आप समझ जाएंगे इस प्रकार से प्रश्न आपके पेपर में आते हैं। देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये आपको बताना था। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि 51 का संबंध है वो मौलिक कर्तव्य से है। इसमें 11 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। हंटर आयोग के 2 कार्य लिखिए। तो आप लिख सकते हैं, हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करके उसमें विकास और सुधार के सुझाव दिए। इन्होंने भारतीय शिक्षा व्यवस्था को ईसाई मिशनरियों को नहीं सौंपा। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। ये प्रश्न आपके पेपर में पूछे गए हैं। ये हम आपको राजन के मॉडल से करा रहे हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के कौन कौन से अभिकरण हैं, तो ये NCERT, UGC, AICTE, NCTE। शैक्षिक उन्नयन में ब्लॉक संसाधन केंद्रों की क्या भूमिका है, तो विकासखंड स्तर पर ब्लॉक संसाधन केंद्र बेसिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण तथा कार्यशाला का आयोजन करके शैक्षिक सहायता उपलब्ध कराता है। इसकी स्थापना का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और जिला स्तर पर शैक्षिक गतिविधियों को तेज करना है। नेक्स्ट है आपका, लॉर्ड कर्जन ने प्राथमिक स्तरीय शिक्षा में क्या क्या सुधार किए, तो आप लिख सकते हैं, प्राथमिक शिक्षकों को 2 वर्ष का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाए तथा साथ ही इनके वेतन और सेवा शर्तों में सुधार किया जाए। प्राथमिक शिक्षा का प्रसार करना सरकार का मुख्य उत्तरदायित्व है, अतः इस ओर सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम तैयार कराया जाए एवं इसमें उपयोगी विषयों को सम्मिलित किया जाए। प्राथमिक शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाओं को बनाया जाए एवं इसमें अंग्रेजी को स्थान न दिया जाए। प्राथमिक स्तर की शिक्षण विधियों का विकास किया जाए और किंडरगार्टन प्रणाली का प्रयोग किया जाए। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन के कौन कौन से लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, तो इसमें नारी समानता के लिए शिक्षा, अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा पिछड़े वर्गों की शिक्षा, अल्पसंख्यकों की शिक्षा, विकलांगों की शिक्षा, प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा और पूर्व बाल्यकाल परिचय एवं शिक्षा संबंधी योजनाएं प्रस्तुत किया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, शिक्षा को संविधान में समवर्ती सूची में रखने का क्या उद्देश्य है, तो शिक्षा के व्यापक एवं जटिल स्वरूप के कारण 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया। इसका उद्देश्य केंद्र तथा राज्य के सम्मिलित एवं
समन्वित प्रयासों द्वारा शिक्षा के स्तर का उन्नयन करना था। तो संबंधित सूची में क्या होता है कि राज्य तथा केंद्र सरकार नियम कानून बना सकती है, तो ये संबंधित सूची के अंतर्गत होता है। स्कूल चलो अभियान कब प्रारंभ हुआ? तो जुलाई 1996 में 1 से कक्षा 8 तक 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को विद्यालय के प्रति आकर्षित करने के लिए स्कूल चलो अभियान प्रारंभ किया गया या चलाया गया। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना क्या है? तो आप लिख सकते हैं, इस परियोजना का उद्देश्य घातक या जोखिम भरे उद्योगों से वर्ष 2010 तक बाल श्रम को समाप्त करना था। बाल श्रम का पूर्ण उन्मूलन इस परियोजना का एक क्रमिक लक्ष्य था। और हमने आपको जो राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना या बाल श्रम किसे कहते हैं जो आपको लिखाई है वो भी आप लिख सकते हैं। CTE किस स्तर के शिक्षकों को तैयार करता है? तो ये माध्यमिक और उच्च माध्यमिक। बिना बोझ के शिक्षा, बिना बोझ के शिक्षा में कितने प्रकार के बोझ बच्चों में होने की बात कही गई है? 2 प्रकार के बोझ, एक तो भौतिक बोझ, एक मानसिक बोझ। नीपा का मुख्यालय दिल्ली में है। RTE का पूरा नाम राइट टू एजुकेशन, RTE राइट टू एजुकेशन वर्तमान में शिक्षा को संवर्ती सूची में रखा गया है। भारतीय शिक्षा आयोग का गठन 1882 में हुआ। कोठारी आयोग का गठन 14 जुलाई 1964 में। कोठारी आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर DS कोठारी। संवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर नीति एवं कानून बनाने का अधिकार किस सरकार को है? तो हमने आपको बताया था केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों को। भारत के एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की घोषणा का उल्लेख कहाँ पर है? तो संविधान के 42वें संशोधन द्वारा। पाठशाला को बाग, शिशु को पौधा और शिक्षक को माली कहने वाले विचारक हैं फ्रॉवेल। प्रयोजनवाद किस में आस्था नहीं रखता है? तो यह है ईश्वरीय सत्ता में। ये आपके प्रश्न द्वितीय पेपर में भी पूछे गए हैं। ये आप डेट देख सकते हैं 2017। प्रश्न शिक्षण विधि के जनक सुकरात हैं। प्रकृति का दूसरा नाम क्या है? भौतिकवाद। फ्रॉवेल ने किंडरगार्टन 1839 में प्रारंभ की थी। राज्य शिक्षा संस्थान इलाहाबाद में है जिसे प्रयागराज कहते हैं। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान इलाहाबाद में है जिसे वर्तमान में प्रयागराज भी कहते हैं। तो आपके पेपर में आ सकता है इलाहाबाद की जगह प्रयागराज लिखकर। राज्य हिंदी संस्थान वाराणसी में है। आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान इलाहाबाद में है। मनोविज्ञान का निर्देशन विभाग इलाहाबाद में है। राज्य शैक्षिक तकनीक संस्थान लखनऊ में है। राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ में है। सीमेट इलाहाबाद में है। उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान इलाहाबाद में है। NCERT का पूरा नाम राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। NCERT का पूरा नाम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का गठन हुआ था 1981 में। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का ये आपका क्या है? 1961 है इसका आंसर। क्या है? 1961। मिड डे मील योजना को स्पष्ट कीजिए या पोषाहार वितरण योजना क्या है? तो शिक्षा में सबको समान अवसर की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु समाज के अत्यंत दुर्लभ एवं अपवंचित वर्ग के बच्चों को जहां अभिभावकों के लिए 2 वक्त का पूरा भोजन जुटाना परिवार के लिए मुश्किल होता है, ऐसे बच्चों को विद्यालय में आकर्षित करने हेतु सरकार द्वारा मध्याह्न भोजन योजना चलाई। NCT का पूरा नाम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। सीमेट का पूरा नाम राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान। सीमेट का गठन 1995 में। राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान इलाहाबाद में है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना 1995 में हुई। राष्ट्रीय अध्यापक परिषद शिक्षा परिषद में कुल 41 सदस्य होते हैं। स्कूल चलो अभियान 2004, सर्व शिक्षा अभियान 2001,
स्कूल चलो अभियान किस वर्ष उत्तर प्रदेश में लागू हुआ? 2004। सर्व शिक्षा अभियान का गठन 2001 में। अतलौत्री प्रश्न में हमारा फोकस ये है कि पुराने वर्षों में यानी पिछले वर्षों में जो आपके पेपर हुए हैं उन प्रश्नों से आपको परिचित कराना, क्योंकि हमने आपको बताया है कि हम दो ही तरीके से तैयारी कराते हैं। पहले तो सिलेबस कंप्लीट कर ले और जो पुराने पेपर हुए हैं उन्हें आप हल करें और उन्हें समझें कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। तो सिलेबस से तो आप तैयारी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये भी आइडिया होना ज़रूरी है कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए हम पुराने प्रश्नों से आपका रिवीजन कराते हैं। तो ये वीडियो रिवीजन के लिए ही बनाई गई है। प्रश्न देखते हैं, स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम क्या है? तो इसे विद्यालय शिक्षा की तैयारी कहते हैं। इसका दूसरा नाम विद्यालयोन्मुख कार्यक्रम है। विद्यालयोन्मुख कार्यक्रम का क्या तात्पर्य है? तो विद्यालयोन्मुख कार्यक्रम का अर्थ है विद्यालय की ओर उन्मुख करने वाला कार्यक्रम, अर्थात तो वह कार्यक्रम जिसके द्वारा बच्चे विद्यालय के प्रति आकर्षित हों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जो आए हुए प्रश्न हैं वही कराएंगे। स्वतंत्रता के समय भारत में साक्षरता दर कितने प्रतिशत थी? तो यहाँ पर 12% लिखी है, लेकिन आपको ज़्यादातर 14% मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्या उद्देश्य था? तो आप 14% लिख सकते हैं, गलत नहीं होगी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्या उद्देश्य था? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालय में पाठ्य सामग्री तथा शिक्षण उपकरण जैसे न्यूनतम आवश्यक सुविधा की व्यवस्था को सुनिश्चित करना है। पोषाहार वितरण योजना में कितने कैलोरी ऊर्जा बालकों को देने की व्यवस्था है? 3 से 6 साल की उम्र के बच्चों को करीब 1200 से 1600 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, NCF 2005 का अस्तित्व किस रिपोर्ट के आधार पर आया? तो ये आया था आपका पाठ्यचर्या का संवर्धन पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित करना। तो NCF 2005 का अस्तित्व पाठ्यचर्या का संवर्धन पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित करना। नेक्स्ट है आपका शिक्षा के सार्वभौमिकरण। तो सभी को शिक्षा उपलब्ध कराना शिक्षा का सार्वभौमिकरण होता है। संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य सभी को शिक्षा देना। DPP का प्रारंभ किस योजना के आधार पर किया गया? तो प्राथमिक शिक्षा का विस्तार, विद्यालयों में बच्चों का ठहराव। राष्ट्रीय पाठ्य सूची 2005 में शिक्षक के क्या दृष्टिकोण हैं? तो निर्देशों के स्थान पर अवलोकन, अनुभव, प्रयोग आदि विविध गतिविधियों के माध्यम से ज्ञान सृजन के अवसर उपलब्ध कराने की दक्षता। भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की उन्नति में मुख्य कठिनाई क्या है? दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, शासन की कमजोर नीति, राजनीतिक कठिनाइयाँ, शिक्षकों का अभाव। न्यूनतम अधिगम स्तर से आप क्या समझते हैं? न्यूनतम अधिगम स्तर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यह निर्धारित किया जाता है कि बच्चे को अमुक या किसी निश्चित स्तर पर कम से कम कितना सिखाना चाहिए। नेक्स्ट है महिला समाख्या कार्यक्रम क्या है? यह योजना 1989 में ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े समूह की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा चलाई गई है। नेक्स्ट, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP के 2 अधिकार बताइए। तो प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करना, विद्यालयों में छात्रों का ठहराव बढ़ाना। प्रारंभ में बेसिक शिक्षा परियोजना, जिसे शॉर्ट में BEP कहते हैं, के अंतर्गत किन राज्यों किन जनपदों को रखा गया? यानी प्रारंभ में बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत किन जनपदों को रखा गया था? तो ये 10 जनपद में चलाई गई थी। ये 10 जनपद हैं आपके इलाहाबाद, इटावा, बांदा, सीतापुर, सहारनपुर, पैड़ी, वाराणसी, गोरखपुर, नैनीताल तथा अलीगढ़। अभिनव बालिका शिक्षा परियोजना के 2 उद्देश्य बताएं। तो नामांकन में वृद्धि, बालिकाओं को आर्थिक सबलता प्रदान करना। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के किन्हीं 2 कार्यों को बताइए। तो प्राथमिक
स्तरीय शिक्षकों के लिए सेवा पूर्व एवं सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन, शोध या सर्वेक्षण एवं नवाचार कार्यक्रमों का संचालन। एनसीटी राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना 17 अगस्त 1995 को हुई। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किस शिक्षा आयोग द्वारा की गई? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा निर्धारित रणनीति के अंतर्गत अक्टूबर 1987 में प्रत्येक जिला स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का कार्य प्रारंभ हुआ। ब्रज कोर्स से आप क्या समझते हैं? यह एक ऐसा कोर्स है जो शिक्षा से वंचित या ड्रॉप आउट बच्चों को अथवा ऐसे बच्चों को जो किसी कारण शिक्षा से जुड़ नहीं पाए, उन्हें शिक्षा से जोड़ने के लिए ब्रज कोर्स कराए जाते हैं। स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम की विशेषता बताइए। यह कार्यक्रम उन लोगों के लिए तैयार है जो कक्षा 1 में सीधे प्रवेश करते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को लागू किए जाने का क्या उद्देश्य है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में समझते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के संचालन का उद्देश्य प्राथमिक स्कूलों में पाठ्य सामग्री तथा शिक्षण उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था को सुनिश्चित करना है। शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोध से क्या समझते हैं? अपव्यय का तात्पर्य प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना छात्र को किसी स्तर पर छोड़ देना। अवरोध माने होती है रुकावट। अवरोध का तात्पर्य है एक ही कक्षा में एक से अधिक वर्ष तक रुकना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना संचारित करने के क्या उद्देश्य थे? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का उद्देश्य प्राथमिक स्कूलों में पाठ्य सामग्री एवं शिक्षण उपकरण जैसे न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था को सुनिश्चित करना था। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इनकी नियुक्ति कब हुई? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। इनकी नियुक्ति हुई थी 23 सितंबर 1952। हंटर कमीशन की विशेषताएं क्या थी? हंटर कमीशन ने शिक्षा का दायित्व भारतीयों को देने का सुझाव दिया था। उनके इस सुझाव से देश में राष्ट्रीय चेतना पैदा हुई। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की योजना के क्या उद्देश्य थे? तो बालक बालिकाओं के प्रति समदृष्टि विकसित करना, बालिकाओं के नामांकन व ठहराव को सुनिश्चित करना था। नेक्स्ट देखते हैं, बाल अधिकार कब और किसके द्वारा निर्धारित किए गए? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 दिसंबर 1950। शिक्षा अधिकार अधिनियम की कोई दो विशेषताएं लिखिए। 6 से 14 वर्ष बालकों के लिए विद्यालय, बालकों के शारीरिक मानसिक प्रताड़ना न दी जाए। बाल शिक्षा अधिकार नियम के अंतर्गत निजी ट्यूशन की छूट प्राप्त है? नहीं, निजी ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते। मैकाले द्वारा अपने विवरण पत्र में कौन सा ध्येय वाक्य लिखा गया है? एक अच्छे यूरोपियन पुस्तकालय की एक अलमारी का साहित्य भारत व अरब का संपूर्ण साहित्य के समान है। शिक्षा में छन्नई या निषेधन सिद्धांत से क्या आशय है? कुछ लोगों को शिक्षा देना ताकि अन्य जन साधारण को शिक्षित कर सकें। हंटर कमीशन द्वारा माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में कौन सी आर्थिक प्रणाली लागू की जो आज भी प्रचलित है? अनुदान प्रणाली। भारतीय शिक्षा को लॉर्ड कर्जन की किन्हीं दो प्रमुख देनों का उल्लेख कीजिए। तो ये थे आपकी केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। कोठारी आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप व शिक्षा के समस्त स्तरों के संबंध में सिद्धांत व नीतियां बनाना। नई शिक्षा नीति 1986 की किन्हीं दो प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो शैक्षिक अवसरों की समानता, केंद्र सरकार की भागीदारी। प्रोफेसर यशपाल समिति किस प्रमुख समस्या के लिए गठित की गई थी? तो छात्रों का शैक्षिक बोझ कम करने के लिए, अधिगम का स्तर सुधारने के लिए। NPEGEL कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा से वंचित बालिकाओं का स्तर सुधारना। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना कब संचालित हुई? इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? नवीं पंचवर्षीय योजना 1997-2000 में। लक्ष्य बाल श्रमिकों का पुनर्वास व बाल श्रम की समस्या दूर करना। DPEP परियोजना के कार्य लिखिए। तो प्राथमिक शिक्षा का विस्तार, विद्यालय में
बच्चों का ठहराव। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ईस्ट इंडिया के आज्ञा पत्र का पुनरावर्तन किसके द्वारा किया गया? तो कंपनी के आज्ञा पत्र का 20 वर्ष के पश्चात ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पुनरावर्तन किया गया। मैकाले शिक्षा द्वारा भारत को किस प्रकार का वर्ग तैयार करना चाहता था? मैकाले ने अपने विरोध पत्र में लिखा था, हमें भारत के एक ऐसे वर्ग बनाना चाहिए जो रक्त और बर्ड में भारतीय हों किंतु रुचियों, नैतिक आदर्शों और बुद्धि में अंग्रेज हों। वुड के आदेश पत्र में शिक्षा का माध्यम क्या निर्धारित किया गया? अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाएं। यशपाल समिति की अध्यक्षता में गठित समिति का उद्देश्य क्या था? तो अधिगम की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु तो सभी स्तरों के स्कूली छात्रों विशेषकर छोटे बच्चों पर पढ़ाई के बोझ को कम करने के उपाय के बारे में सलाह देना। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड के विद्यालय को कौन सी सुविधाएं प्रदान की गईं? तो इसमें क्या है आप लिख सकते हैं, शिक्षक उपकरण थे, कक्षा शिक्षण सामग्री थी, खेल सामग्री, विज्ञान किट, लघु यंत्र किट, श्रव्य उपकरण, पुस्तकालय हेतु पुस्तकें, विद्यालय घंटी, संगीत उपकरण, शिक्षक के पास आकस्मिक खर्च हेतु धन, कक्षा कक्ष, शौचालय, चटाई, कुर्सी शिक्षकों के लिए और ब्लैक बोर्ड। बेसिक शिक्षा परियोजना के उद्देश्य बताएं। तो बेसिक शिक्षा परियोजना के उद्देश्य आप लिख सकते हैं, विद्यालय सुलभ कराना, और क्या है, सतत शिक्षा उपलब्ध कराना। ये बेसिक शिक्षा परियोजना के उद्देश्य हैं कि नामांकन में वृद्धि कराना, उपलब्धियां प्राप्त कराना। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, प्रथम चरण में डीपीईपी देश के किन राज्यों में लागू की गई? तो 42 जनपदों में प्रथम चरण में। चयनित 7 राज्य थे, मध्य प्रदेश, असम, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। ड्रॉप आउट के संदर्भ में डीपीईपी का क्या उद्देश्य था? तो ड्रॉप आउट की दर को 10% तक कम करना तथा धारण क्षमता को 90% तक बढ़ाना। ECCE शब्द संक्षेप का अंग्रेजी में पूरा नाम? तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। प्रथम चरण में मध्याह्न भोजन योजना प्रदेश के कितने जनपदों एवं कितने विकास खंडों में लागू की गई? 38 जिलों में, 2 से 48 विकास खंडों में। NCERT के प्रमुख कार्य बताइए। तो ये कार्य हैं आपके अनुसंधान एवं नवाचार, आदर्श पाठ्यक्रम, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, अध्यापक शिक्षा, विशेष शिक्षा और विस्तार सेवा। नेक्स्ट प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी आपकी 20 सितंबर 1985 में। प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में अपव्यय एवं अवरोध का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो आप इसे लिख सकते हैं, पीमोस्ट कार्यक्रम का पूरा नाम? तो सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, AOPT किस स्तर के अध्यापकों हेतु संचालित की गई? SOPT होगा। तो SOPT कार्यक्रम का आरंभ 1993-94 से किया गया। सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए NCERT को इसका उत्तरदायित्व सौंपा गया। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना मूलतः किन किन कार्यों से संबंधित है? संक्षेप में लिखिए। तो इसके अंतर्गत राज्य, जनपद, स्थानीय स्तर पर विभिन्न इकाइयों के माध्यम से पूरे राज्य में 6 से 14 वर्ष तक के 100% बच्चों का नामांकन करना तथा विद्यालयी सुविधाओं का नियोजन एवं प्रबंधन करना शामिल है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत शिशुओं के सर्वांगीण विकास हेतु कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं? तो इस स्तर के शिशुओं को पढ़ना, लिखना और गिनती ही केवल न सिखाकर उसके सर्वांगीण विकास हेतु खेल, कहानी, गीत, अन्य रोचक क्रियाओं का आयोजन किया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं? तो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सन 2003 तक प्राथमिक विद्यालय शिक्षा गारंटी केंद्रों
वैकल्पिक और विद्यालय शिविरों में सभी बच्चों को प्रवेश करना। 2007 तक सभी बच्चे कक्षा 5 तक की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें। 2010 तक सभी बच्चे कक्षा 8 तक की शिक्षा पूर्ण कर लें। जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए संतोषप्रद गुणात्मक प्रशिक्षण, गुणात्मक प्रारंभिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना। 2010 तक विद्यालयों में शिक्षार्थियों की सार्वभौमिक नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की मॉनिटरिंग का क्या प्रावधान है? तो मॉनिटरिंग कौन करता है? जनपद स्तर पर डाइट प्राचार्य की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा समिति द्वारा किया जाता है। भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की उन्नति के मार्ग में मुख्य कठिनाइयाँ, तो शासन की कमजोर नीति है, राजनीतिक कठिनाइयाँ हैं, प्राइमरी स्कूल के प्रबंधन तंत्र में एक रूपीय नीति का अभाव, ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के विकास की विभिन्नता, शिक्षकों का अभाव, आंकड़ों की भिन्नता, शिक्षण का निम्न स्तर, अपव्यय, अवरोध, भौगोलिक कठिनाइयाँ, दोषपूर्ण कठिनाइयाँ। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की रणनीतियों के विषय में संक्षेप में लिखिए। तो बालिका शिक्षा को विशेष महत्व, विद्यालय की प्रभावकारिता बढ़ाने पर बल, वैकल्पिक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण, सामुदायिक सहयोग तथा समानता पर बल, अध्यापक दक्षता में वृद्धि। संपूर्ण साक्षरता अभियान की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो आप लिख सकते हैं, इस अभियान की सफलता पूर्णतः जनता की अवप्रेरणा एवं सामुदायिक सहयोग पर आधारित है। संपूर्ण साक्षरता अभियान लक्ष्योन्मुखी है, केवल नामांकन वृद्धि करना इसका उद्देश्य नहीं है। यह परियोजना विशिष्ट क्षेत्रों में समृद्ध एवं स्वैच्छिक संस्थाएं, व्यक्तियों के आपसी सहयोग से परिणामोन्मुखी है। संपूर्ण साक्षरता अभियान को संचालित करने के लिए जिला स्तर पर पंजीकृत समितियों को अनुमति प्रदान की गई। इस कार्यक्रम में बाह्य लक्ष्यों को शामिल नहीं करते हैं, बल्कि लक्ष्यों की पूर्ति सर्वे करा के की जाती है। समाज के प्रमुख कार्य लिख सकते हैं। समाज का प्रमुख कार्य बच्चों के लिए शैक्षिक संस्थानों की स्थापना करना है और उसके लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। मूल्य क्या है? किसी व्यक्ति या वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह महत्वपूर्ण या सम्मानीय या उपयोगी हो जाए। बाल अपराध के प्रमुख बिंदु, तो भुखमरी, गरीबी, अशिक्षा, उचित वातावरण न मिलना, ये सभी बाल अपराध के प्रमुख बिंदु हैं। बनारस संस्कृति कॉलेज कब स्थापना हुई और किसने खोला? तो बनारस संस्कृति कॉलेज सन 1791 में डंकन के प्रयासों से खोला गया। मैकाले ने अपने विवरण पत्र 2 फरवरी 1935 में प्रस्तुत किया। वुड का घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने शिक्षा नीति कब घोषित की? तो 19 जुलाई 1854 को। शिक्षा के व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्यों का समन्वय आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा व्यक्ति की खुशी और राज्य कल्याण के लिए। यह कथन किसका है? प्लेटो का है। प्राथमिक शिक्षा कब प्रारंभ होती है? 6 से 12 वर्ष तक की है। प्राथमिक शिक्षा 6 से 12 वर्ष तक की है। संविधान के अनुच्छेद 21(1) के भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकार क्या निहित हैं? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार है। कलकत्ता मदरसे की स्थापना कब और किसने की? तो 1781 में वॉरेन हॉस्टिंग ने की थी। मिशनरी स्कूल की 4 विशेषताएं, अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा दी जाती थी, ईसाई धर्म की शिक्षा दी जाती थी, विद्यालय का समय निश्चित था, रविवार को विद्यालय का अवकाश था, SOPT का पूरा नाम स्पेशल ओरिएंटेशन फॉर प्राइमरी टीचर। पीमोस्ट क्या है? पीमोस्ट सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभ्यास कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा को उन्नतशील बनाना है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय को दी जाने वाली किन्हीं 4 वस्तुओं के नाम लिखिए। अध्यापकों का विस्तृत अभ्यास कार्यक्रम, लघु औजार किट, गणित किट, ब्लैक बोर्ड। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना का उद्देश्य क्या है? खतरनाक और जोखिम वाले धंधों तथा प्रक्रियाओं से बाल श्रमिकों को बाहर निकालना और उनका पुनर्वास करना। लॉर्ड कर्जन की शैक्षिक नीति में शिमला सम्मेलन बताइए। तो लॉर्ड कर्जन ने 1901 में शिमला सम्मेलन का आयोजन शिक्षा सुधार
कार्य को व्यावहारिक रूप प्रदान करने के लिए किया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था के विषय में क्या कहा गया? तो 10+2+3 शिक्षा संरचना के बारे में कहा गया। शिक्षा बिना बोझ के शीर्षक नामक शीर्षक किसकी रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई? तो ये है यशपाल समिति। डीपीईपी किस बैंक की वित्तीय सहायता से संचालित है? तो विश्व बैंक की। NCFTE नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009। NCFTE 2009 क्या है? यह शिक्षक शिक्षा का प्रोग्राम तथा योजना है जो आगामी वर्षों में भारत आ सकती है। NPRC का प्रमुख NCRC का प्रमुख का होता है संकुल प्रभारी। ये इस प्रकार आपके अतलाउत्तरी प्रश्न हमने आपको इस प्रकार कराए हैं कि जो पिछले वर्षों में आपके पेपर हुए हैं उनमें जो प्रश्न आए हैं और उनकी आने की संभावना है और किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आपको एक मोटा माटी आइडिया देना है। तो ये एक साथ आपके रिवीजन हो गए। सिलेबस को कंप्लीट करें। जब आप सिलेबस कंप्लीट किए होंगे, हमारी वीडियो से रेगुलर वीडियो कराते हैं उससे, या फिर मैराथन क्लास से, या फिर आपने जो हमसे PDF पेड ली है उससे, तो आप ये अतलाउत्तरी और जो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराए जा रहे हैं वो सभी आप हल कर लेंगे। तो इसलिए मेन फोकस करें आप सिलेबस से, कहीं से भी करें, या बुक से पढ़ें, गाइड से पढ़ें, नोट से पढ़ें, किसी से भी पढ़ें, लेकिन सिलेबस कंप्लीट जरूर करें। यही एक सरल तरीका होता है। थैंक यू दोस्तों। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। लाइक आप करते नहीं।